Bismillahirrahmanirrahim. My name is Dr. Fakharyat. You are watching our YouTube channel Medicos Fever. In this lecture, we will discuss about the anatomy of the stomach, and then we will discuss about the types of the gastritis. As we have started the surgery series of the upper GI system, we have completed the esophagus. Now our concern is about the stomach and the duodenum. Now in this lecture, we have to discuss about the anatomy of the stomach. Firstly, एनाटमी ऑफ द स्टमक में हम सबसे पहले देखेंगे कि स्टमक की जो एनाटमी है ये क्या है। एसोफेगस, एसोफेगस के बाद क्या है, ये पार्ट ऑफ द स्टमक स्टार्ट हो जाता है। ओके, पार्ट ऑफ द स्टमक स्टार्ट हो जाता है। अब इसके क्या होते हैं, 3 से 4 पार्ट्स होते हैं। ये जो है, जो यहाँ पे क्या है, हार्ट है, तो ये जो रीजन है दिस इज कॉल्ड एज द कार्डिया। दिस रीजन इज कॉल्ड एज द कार्डिया। और इसके साथ वाला ये वाला जो एरिया है दिस इज कॉल्ड एज द फंडस ऑफ द स्टोमक। दिस इज कॉल्ड एज फंडस ऑफ स्टोमक। हेंस इसके बाद दिस इज कॉल्ड एज द बॉडी ऑफ द स्टोमक। Totally this is the body of the stomach, and this part is the antrum of the stomach. It has the 4 parts. Number 1 is the cardia of the stomach, other is that of the fundus of the stomach, body, and the antrum of the stomach. Now we have to discuss about the arterial supply of the stomach. अब सबसे पहले समझने के लिए जो आर्टीरियल सप्लाई ऑफ द स्टमक है वो सीलियक प्लेक्सिस से आ रही है, ये आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ पे जो सीलियक प्लेक्सिस है वो कहां से होता है, ये है लेसर कर्वेचर ऑफ द स्टमक, और ये जो है दैट इज कॉल्ड एज द ग्रेटर कर्वेचर ऑफ द स्टमक। अब जो लेसर कर्वेचर ऑफ द स्टमक में लेसर ओमेंटा होता है, वहां पे होती है सीलियक आर्टरी। क्या होती है, सीलियक आर्टरी। अब जो सीलियक आर्टरी फर्स्ट करें, ये हमारा क्या है, राइट साइड है, दिस इज ऑफ दैट ऑफ द लेफ्ट साइड। अब एक आर्टरी होती है, दिस इज कॉल्ड एज द लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी। अब जो लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी है वो डायरेक्ट निकलती है और जो एसोफेगस के दिस पार्ट को सप्लाई करती है, और मेनली थोड़ा सा ये वाला एरिया को कवर करती है। दैट इज द लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी। इसके बाद एक आर्टरी आती है जो कि सीलियक प्लेक्सस से निकलती है, दिस इज नोन एज द, ये इससे पीछे से गुजरती है स्टमक के, दिस इज कॉल्ड एज द स्प्लीनिक आर्टरी, जो कि स्प्लीन के पास चली गई, ये स्प्लीन है, दिस इज कॉल्ड एज द स्प्लीनिक आर्टरी। ओके, स्प्लीनिक आर्टरी। अब स्प्लीनिक आर्टरी है, ये 2 ब्रांचेस देती है। एक देती है शॉर्ट गैस्ट्रिक आर्टरी, छोटी छोटी आर्टरी जैसे शॉर्ट गैस्ट्रिक आर्टरीज। ओके, ये शॉर्ट गैस्ट्रिक जो कि फंडस ऑफ द स्टोमक को सप्लाई कर रही होती है। और उसके साथ साथ अब यहाँ पे मैंने आपको बताया है कि जो ग्रेटर कर्वेचर ऑफ द स्टमक है, यहाँ पे होता है ओमेंटा, ग्रेटर ओमेंटम, और दैट्स व्हाई जो इसको कवर करेगी दिस इज कॉल्ड एज द ओमेंटल आर्टरी, या इसका दूसरा नाम होता है एपिपोलाइक आर्टरी। अब ये क्या है, जो ओमेंटल आर्टरी है, ठीक है, ये कौन सी है, कौन सी साइड है, लेफ्ट साइड, ठीक है। तो दैट इज कॉल्ड एज द लेफ्ट गैस्ट्रिक एपिपोलाइक आर्टरी और द ओमेंटल आर्टरी। आप इसे एपिपोलाइक भी कह सकते हैं और ओमेंटल आर्टरी भी। उसके बाद जो सीलियक प्लेक्सस से थर्ड निकल रही है, दैट इज द कॉमन हिपैटिक आर्टरी। ये क्या है, कॉमन हिपैटिक आर्टरी। अब जो कॉमन हिपैटिक आर्टरी है, CHA जिसे कहते हैं, ये क्या करती है, एक ब्रांच देती है राइट गैस्ट्रिक आर्टरी, जो कि एनास्टोमोस कर देती है लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी के साथ, ऐसे एनास्टोमोसिस बना देती है, ठीक है। तो यहाँ पे उसने एनास्टोमोस कर दिया। ओके, राइट गैस्ट्रिक आर्टरी, एमसीक्यूज आता है कि राइट गैस्ट्रिक आर्टरी जो कि ब्रांच है कॉमन हिपैटिक आर्टरी की, और जो लेफ्ट निकल रही है वो डायरेक्ट निकल रही है सीलियक प्लेक्सस से। ओके, यू विल अंडरस्टैंड। नाउ हम अपने आते हैं पार्ट की तरफ, दिस इज पार्ट ऑफ द, अब इसके बाद ये क्या है, ड्यूडेनम एरिया है, सी शेप ड्यूडेनम। अब जो कॉमन हिपैटिक आर्टरी है वो क्या देती है, गैस्ट्रोड्यूडेनल आर्टरी, क्योंकि ये ड्यूडेनम है तो इसने क्या दी, गैस्ट्रो ड्यूडेनल आर्टरी, ठीक है। अब इसने गैस्ट्रोड्यूडेनल आर्टरी, और जो गैस्ट्रोड्यूडेनल आर्टरी है इसने दी ओमेंटल आर्टरी, दिस इज कॉल्ड एज अ राइट गैस्ट्रिक ओमेंटल आर्टरी या राइट गैस्ट्रिक एपिपोलाइक आर्टरी। आप ओमेंटल भी कह सकते हो, एपिपोलाइक भी कह सकते हो। और उन्होंने जाके दोनों ने एनास्टोमोसिस कर दी। ओके,
अब थोड़ा सा मैं आपको मजीद बता दूं, ये जो कॉमन हिपैटिक आर्टरी है ये कहाँ पे जाती है? आगे यहाँ पे हमारा लीवर पड़ा हुआ है, तो ये कॉमन हिपैटिक आर्टरी प्रॉपर देगी, और ये देगी लेफ्ट हिपैटिक आर्टरी और राइट हिपैटिक आर्टरी। ओके, अब यहाँ पे क्या है? गॉल ब्लेडर है, तो राइट हिपैटिक आर्टरी सिस्टिक आर्टरी देती है, जो कि क्योंकि राइट साइड पे है, और जो गॉल ब्लेडर है वो भी राइट साइड पे पड़ा हुआ है, दैट्स व्हाई इट सप्लाई द cystic artery. Okay, you will understand that we all discuss about the arterial supply of the stomach. Now we have to be discuss about the nervous supply of the stomach. अब nervous supply of the stomach क्यों important है? क्योंकि हमने विगाटमी करनी होती है, कोई भी कैंसर है या कोई भी उसको डिसऑर्डर है स्टमक का, तो हमने वेगस नर्व रिमूव करनी है, तो हम वेगाटमी में द मोस्ट प्रोबेबली इसमें हाई सिलेक्शन भी करते हैं। हम आगे डिस्कस करेंगे पेप्टिक अल्सर डिजीज में कि हम कौन कौन से प्रोसीजर कर रहे होते हैं। सबसे पहले हम आ जाते हैं अपने टॉपिक की तरफ, जो कि है नर्वस सप्लाई ऑफ द स्टमक। अब जो नर्वस सप्लाई ऑफ द स्टमक है, ओके, दैट इज द पार्ट ऑफ, इसके एक नमूने है, क्योंकि वेगस नर्व विच स्टार्ट फ्रॉम द हाइएटल एसोफेगल हाइएटस से गुजरती है, और ये एक इंटीरियरली जाती है, इंटीरियर पार्ट ऑफ द स्टमक को देती है, दूसरी पोस्टीरियर जाती है। एक ने क्या किया? इंटीरियर पार्ट ऑफ द स्टमक को दे दिया, ठीक है, ये दो हिस्सों में डिवाइड होगी। एक ने जाके इंटीरियर पार्ट ऑफ द स्टमक को दे दिया सप्लाई, ओके, यू विल अंडरस्टैंड। और दूसरी ने क्या किया? उसने जाके पोस्टीरियर पार्ट को सप्लाई कर दिया, और थोड़ा सा प्लेक्सस को भी, सीलियक प्लेक्सस को भी सप्लाई किया। अब इसका एक नमूनिक्स है जिसे हम कहते हैं LRAP। क्या कहेंगे इसे? LRAP। तो LARP जो लेफ्ट होती है, जो कि लेफ्ट वेगस है, उसने क्या किया है? इंटीरियरली सप्लाई कर ली है। अब ये लेफ्ट वेगस है, इंटीरियरली सप्लाई कर रही है, और ये वाली जो है, ये वाली ये सप्लाई करती है, इनको कहते हैं नर्व्स ऑफ लेटर जेट, नर्व्स ऑफ लेटर जेट। ओके, अब नर्व्स ऑफ जो लेटर जेट है, इन्होंने जाके मजीद आगे ऐसे सप्लाई करनी है, जिसे कहेंगे क्रू अपीयरेंस, क्रू फुट अपीयरेंस। क्या है? क्रू फीट अपीयरेंस। उसके बाद जो राइट है उसने पोस्टीरियरली अप्लाई करना है, जो राइट गैस्ट्रिक आर्टरी है वो पोस्टीरियरली जाके कुछ पार्ट ऑफ द स्टमक को सप्लाई करेगी, और सीलियक प्लेक्सस को। तो हम जब विगोटमी करते हैं तो यहाँ पे भी कट डाउन कर सकते हैं, और नर्व्स ऑफ लेटर जेट पे भी करेंगे, और क्रू फीट पे भी, ठीक है। जितनी सिलेक्टिव हम करते जाएंगे उतनी हमारे जो प्रोसीजर है वो अच्छा होता जाएगा, ठीक है। दैट वी ऑल डिस्कस अबाउट द आर्टीरियल सप्लाई एंड द nervous supply of the stomach. Now we will discuss about the gastritis. अब gastritis होता क्या है? As the name indicate, gastritis is the inflammation of the stomach. Okay, अभी हम इसकी जो टाइप्स है 1 2 3 4 5 6 7 8 टाइप्स है, हम इसकी 8 टाइप्स डिस्कस करेंगे। अब ना ये मुश्किल नहीं है, सिर्फ और सिर्फ थोड़ा थोड़ा ना इनमें एक फर्क आता जाएगा, ठीक है। इन्फ्लेमेशन दोनों है। अब यहाँ पे ना ये हो गया, दिस इज ओवर, दैट पार्ट इज ओवर द स्टमक, ओके। इसने सिक्रीट किया, दैट इज द प्रोडक्शन ऑफ these are the parietal cells, these are parietal cells, ठीक है। इसके बाद parietal cells क्या करते हैं? HCl प्रोडक्शन करते हैं। parietal cells के दो काम हैं, ठीक है। इसने क्या करना है? टाइप 1 अभी गैस्ट्राइटिस कर रहे हैं, समझने के लिए parietal सेल ने क्या करना है? एक तो हाइड्रोजन सेक्रेशन है, दूसरा वो इंट्रिंसिक फैक्टर रिलीज करता है। इंट्रिंसिक फैक्टर जो है वो क्या करता है? विटामिन B12 की एब्जॉर्प्शन करा रहा होता है, ठीक है। अब होता क्या है, जो कि पेराइटल सेल्स हैं वहां पे क्या है? ऑटो इम्यून एक कंडीशन होती है, जिसमें ऑटो एंटीबॉडीज बन जाती है। क्या बन जाती है? एंटीबॉडीज बन जाती है। एंटीबॉडीज आके जो कि इन सेल्स को क्या करती हैं? डैमेज करना स्टार्ट कर देती हैं। जब डैमेज करना स्टार्ट कर देंगी तो दो कंडीशन हो गई, एक उन्होंने हाइड्रोजन ही प्रोड्यूस करना, ठीक है, क्या हो जाएगा?
इसमें एक्लोरोहाइड्री है, यानी कि लेस प्रोडक्शन ऑफ द एसिड। और दूसरा क्या है, इसमें भी वो क्या करेगी, इन्फ्लेमेशन होना स्टार्ट हो जाएगी। और दूसरा क्या है, उसने इंट्रिंसिक फैक्टर को यानी कि वो प्रोडक्शन ने की, विटामिन B12 नहीं बना, तो मेगालोब्लास्टिक एनीमिया हो सकता है। ओके, एज यू अंडरस्टैंड, व्हाट इज द टाइप ए गैस्ट्राइटिस इज द इन्फ्लेमेशन ऑफ द गैस्ट्रिक एरिया, कि वहां पे ऑटो ऑटो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होंगी और ऑटोनोमिक रिएक्शन की वजह से गैस्ट्राइटिस हो गया। उसके बाद आता है टाइप बी गैस्ट्राइटिस। अब टाइप बी गैस्ट्राइटिस में वो भी कमाल का है। टाइप बी गैस्ट्राइटिस, इसमें क्या होता है, एच पेलोराई इन्फेक्शन होता है। क्या होता है, एच पेलोराई, मोस्ट प्रोबेबली एच पेलोराई एंटरमेंटर कर रहा होता है। ठीक, एच पेलोराई ने क्या किया, इन्फ्लेमेशन की, और इन्फ्लेमेशन की वजह से गैस्ट्राइटिस हो गया। दिस इज कॉल्ड एज द टाइप बी गैस्ट्राइटिस। टाइप बी हमने डिस्कस करी ऑटोइम्यून, टाइप बी इज दैट ऑफ द एच पेलोराई इन्फेक्शन। थर्ड इज द, नाम से इंडिकेट करते जाना आगे, रिफ्लक्स गैस्ट्राइटिस। ठीक, रिफ्लक्स गैस्ट्राइटिस का मतलब है कोई इंटेस्टाइन से आ रहा है गैस्ट्रिक एरिया में, स्टोमिक वाले एरिया तक। तो कब होगा ये, जब जब हम गैस्ट्रोक्टमी करते हैं, जब हम कुछ गैस्ट्रिक का पार्ट रिलीज करते हैं, तो जो स्मॉल इंटेस्टाइन से जो कंटेंट आते हैं, उसकी वजह से क्या होता है, इन्फ्लेमेशन हो जाती है स्टोमिक की। दिस इज कॉल्ड एज द रिफ्लक्स गैस्ट्राइटिस। ओके, नाउ we are discussing about the erosive gastritis। erosive gastritis, अब erosive इस तरह से है ना, जो हमारा स्टमक है, इसमें क्या है, म्यूकोजल है, सारी म्यूकोजा है। ठीक है, सामने सामने म्यूकोजा है। हमारी बॉडी में जो जो स्टमक के पार्ट है, उसमें प्रोस्टाग्लैंडिन क्या कर रहा होता है ना, इसको प्रोटेक्ट कर रहा होता है। वो क्या है, प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है प्रोस्टाग्लैंडिन। प्रोस्टाग्लैंडिन, जो प्रोस्टाग्लैंडिन्स हैं, वो क्या है, प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है। ऐसे पेशेंट आते हैं जो कि आर्थराइटिस के पेशेंट हैं। आप आर्थराइटिस वाले पेशेंट को देखेंगे, वो पेन किलर है, क्योंकि उनको दर्द होता है ना, वो पेन किलर लेते हैं। तो पेन किलर में क्या है, एनसेड है। ठीक है, जिसमें डिक्लोरान आ गया, आइबोप्रोफन आ गई। ठीक है, और इससे भी हैवी हैवी वाली लेते हैं वो। ये तो मैं वैसे बता रहा हूँ, डिक्लोरान वगैरह जो कि एनसेड है, नॉन स्टीराइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी, जब वो लेंगे, तो जब एनसेड लेंगे, प्रोस्टाग्लैंडिन कम हो जाएगा। जब प्रोस्टाग्लैंडिन कम होगा तो क्या होगा, म्यूकोजा को जो नरिशमेंट हो रही थी वो नहीं होगी, और उसकी वजह से गैस्ट्राइटिस हो जाएगा। दैट इज कॉल्ड एज अ इरोसिव गैस्ट्राइटिस। इसके बाद आ जाता है स्ट्रेस गैस्ट्राइटिस। अब स्ट्रेस कब होगा, अब ना, अब देखिए, जो स्टमक के एरिया है, वहां पे हमने आर्टीरियल सप्लाई की है ना, यहाँ पे आर्टीरियल सप्लाई है। ठीक है, आर्टरीज क्या कर रही हैं, उसको ऑक्सीजन सप्लाई कर रही हैं, नरिशमेंट कर रही हैं, उनके प्रोडक्शन में इंक्रीज करवा रही हैं, HCl वगैरह। अगर हाइपोवोलेमिक शॉक होता है, ठीक है, जिसमें हमारा जो आर्टीरियल, जिसमें वॉल्यूम हमारा कम हो जाता है, तो ऑक्सीजन नहीं जाएगी ना वहां पे। तो वहां पे क्योंकि डिफ्यूज ऑक्सीजन नहीं होगी, तो इन्फ्लेमेशन होना स्टार्ट हो जाएगी। दिस इज कॉल्ड एज द स्ट्रेस गैस्ट्राइटिस। इसके बाद है मैनीट्रियर डिजीज। मैनीट्रियर डिजीज ये अनकॉमन डिजीज है। ठीक है, इसमें क्या होता है, टेंशन नहीं लेनी। इसमें क्या होता है, अब देखें ना, ये क्योंकि इसमें ना म्यूकोजा का ना हाइपरप्लेजिया हो जाता है, ऐसे बहुत बड़ा हो जाता है म्यूकोजा। म्यूकोजा ऐसे क्यों, म्यूकोजा कब होगा, आपने अगर ऑन्कोलॉजी में देखा हो, जिसमें ट्रांसफार्मिंग ग्रोथ फैक्टर बीटा, ठीक है, वो क्या करता है, सेल की प्रोडक्शन इंक्रीज करा देता है, हाइपरप्लेजिया कर देता है। यहाँ पे क्या है, ट्रांसफार्मिंग ग्रोथ फैक्टर इंक्रीज हो गया। जब ट्रांसफार्मिंग ग्रोथ फैक्टर है, यानी कि ग्रोथ को इंक्रीज करा रहा है, तो यहाँ पे म्यूकोजल फोल्ड किया होगी, थिकनेस होना स्टार्ट हो जाएगी। म्यूकोजल फोल्ड की थिकनेस, म्यूकोजा थिकन होना स्टार्ट हो जाएगा। जब भी म्यूकोजा थिकन होना स्टार्ट हो जाएगा, तो दैट इज लीड टू द कंडीशन ऑफ द गैस्ट्राइटिस। इन्फ्लेमेशन होगी वहां पे, जहां पे भी इबनॉर्मेलिटी है, वहां पे गैस्ट्राइटिस आ रहा है। दैट इज कॉल्ड एज द मेंट्रियर डिजीज, या इसको क्या कहते हैं कि भाई, इसको हेपाट्रोफिक डिजीज कहते हैं, हेपाट्रोफिक डिजीज ऑफ द स्टमक। ओके, इसके बाद है लिम्फोमा हो सकता है कोई। ठीक है, दो हैं, कोई भी लिम्फोमा हो सकता है, या ग्रेनुलोमा हो सकता है, उसकी वजह से भी गैस्ट्राइटिस हो सकता है। दैट वी ऑल डिस्कस अबाउट द गैस्ट्राइटिस, एंड थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग अस, एंड जजाक अल्लाह, अल्लाह हाफिज।
Please like and subscribe our channel Medicos Fever and remember us in your prayers. Allah Hafiz.